मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज हाइट एंड डिस्टेंस की 9th क्लास है और आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को और आगे क्वेश्चन करते हैं और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन आपका कुछ अलग नहीं है ज्यादा कि आप सोचें कि बहुत अलग क्वेश्चन करने वाले हैं आज की क्लास में, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचने का जो तरीका है वो आपको देखना पड़ेगा। कंसेप्ट लेकिन यहां पर कौन सा यूज होगा? कंसेप्ट वही यूज होगा जो अब तक पढ़ते आए हैं। जो साइड का रेशियो होता है, अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल का पता हो और वो एंगल कौन से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर बेस्ड जो एंगल बनते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। और दूसरा जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है कौन सा, जिसमें आपके दो एंगल 45 डिग्री हो, बाकी आपका एक एंगल 90 डिग्री हो। तो बस आपको एक बात आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि जब भी अगर आपको ऐसा ट्रायंगल दिखे, राइट एंगल ट्रायंगल दिखे जिसमें से एक एंगल आपको पता हो, जो एंगल आपको पता हो, एक तो 90 डिग्री होगा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाकी उसके बाद जो एंगल और पता होगा, एक हो गया 30 और तो दूसरा कितना होगा 60 डिग्री। तो इनमें जो साइड का रेशियो होता है, जो इनके सामने की साइड जो होती है उनकी साइड का लेंथ का जो रेशियो होता है, ये आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया होगा और आपने समझा होगा और आपको याद हो चुका होगा अब तक। फिर भी जैसे अगर मैं कहता हूं दूसरा एक और ट्रायंगल बनाया जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और दूसरा जो एंगल हम देखते हैं 45, तो तीसरा भी 45 होगा। तो इनमें हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब दो एंगल आपको, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल पता हो और पता हो कौन से एंगल हो, 30, 60 एंड 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो उनकी साइड का रेशियो क्या होता है ये मैं पहले ही बता चुका हूं। यहां पर डायरेक्टली लिख रहा हूं कि 30 के सामने की साइड का जो रेशियो है, मतलब हम कहें कि 30 की डिग्री के सामने, 30 डिग्री एंगल के सामने की साइड अगर 1 यूनिट होगी तो 60 डिग्री के सामने की साइड जो होगी वो √3 यूनिट होगी और 90 के सामने की साइड 2 यूनिट होगी। और अगर हमने यहां पर डिस्कस किया था आपके साथ कि अगर आपको ये पता हो 45 डिग्री के सामने की साइड और 45 डिग्री के सामने की साइड, तो 90 डिग्री के सामने की साइड निकाल सकते हैं। कैसे? तो वो मैंने बताया था कि 45 डिग्री के सामने की साइड का जो लेंथ अगर 1 यूनिट हो तो इस 45 डिग्री के सामने की साइड जो होगी उसका भी लेंथ 1 यूनिट होगा और 90 डिग्री के सामने की साइड का जो आपका लेंथ होगा वो √2 यूनिट होगा। तो ये पॉइंट आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूं और इन्हीं पॉइंट पर बेस क्वेश्चन आज की क्लास में करने वाले हैं। आगे कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं और अलग अलग तरीके से, लेकिन कंसेप्ट आपका यही है। आपका जो साइड का रेशियो होता है, इन एंगल के सामने की साइड का जो रेशियो होता है, उस रेशियो का यूज करें तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकल जाएगा। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है, if the angle of the elevation of the top of a tower from 3 collinear points A, B and C on a line leading to foot of tower are 30 degrees, 45 degree and 60 degree respectively, then find the ratio of AB is to BC। हिंदी में अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, टावर के पाद से जाने वाली रेखा पर 3 संरेख बिंदु A, B और C से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो AB is to BC ज्ञात करो। अच्छा, अगर मैं यहां क्वेश्चन में बात करूं तो क्वेश्चन में मैं आपको क्लियर स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये जो दो तीनों पॉइंट्स है ना A, B और C, वो आपका टावर के एक ही साइड है। अगर गलती से नहीं लिखा है इस क्वेश्चन में तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो तीनों पॉइंट A, B, C है ना, वो टावर के एक ही साइड है और तब आपको AB is to BC फाइंड करने के लिए बोला गया। तो पहली तो बात की गई है टावर की, तो टावर पहले ही बना लेते हैं। टावर अगर हम बना लेते हैं यहां पर, अब आपको बोला गया है कि जो टावर है उसकी हाइट दी गई है क्या? नहीं दी गई है। टावर की हाइट दी गई है? नहीं दी गई है। बोला गया है कि टावर के जो बॉटम वाला हिस्सा है, यहां से एक हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि समतल पर है, प्लेन पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। अब अगर मैं यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, इस पर 3 बिंदु स्थित है, बोला तो यही गया है। फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर मतलब एक ही सीधी रेखा पर, कोलिनियर मतलब एक ही सीधी रेखा पर, मतलब ये कहा जा रहा है कि 3 पॉइंट हो और अगर वो एक सीधी रेखा पर वो तीनों पॉइंट्स हो तो ये कोलिनियर पॉइंट बोले जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर, एक सीधी रेखा मिलाया तो ये तीसरा पॉइंट उस लाइन पर नहीं पड़ रहा है तो ये कोलिनियर नहीं होगा, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गया। कोलिनियर पॉइंट का मतलब हुआ
कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स उसी रेखा पर स्थित हों। तो 3 कोलिनियर पॉइंट्स है इसके पास से होकर गुजरने वाले, इसके बॉटम से होकर गुजरने वाले लाइन पर 3 पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब उसी सेम स्ट्रेट लाइन पर तीनों पॉइंट्स है। और वो बोला गया कितना कितना डिग्री है, तो आपसे बोला गया 3 पॉइंट्स हैं ए, बी और सी, और आपको दिया गया एंगल जितना दूर होगा उतना एंगल छोटा बनेगा। सिंपल लॉजिक, पहले ए और पहले 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली का यूज किया गया है। तो हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ किया ए पॉइंट पर, और ये आपको दिया गया है एंगल 30 डिग्री। ये आपको एंगल कितना दिया गया है, तो ये एंगल आपको पता है 30 डिग्री दिया गया है। दूसरा हमने लाइन ड्रॉ किया जो कि इसके टॉप पे, यही तो बोला गया है कि तीनों पॉइंट से इसके टावर के टॉप पे, इसके मतलब टावर के टॉप पे, तीनों पॉइंट से टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री है। तो ये तो हो गया आपका 30 डिग्री। दूसरा आपका क्या हो गया 45 डिग्री, और तीसरा आपका क्या दिया गया है, तो तीसरा आपको दिया गया है कितना 60 डिग्री, और ये तो आपका बी पॉइंट हो गया, तीसरा सी पॉइंट हो गया, वहां पर आपको दिया गया है ये जो एंगल आपको दिया गया 60 डिग्री दिया गया है सी पॉइंट्स। यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, थोड़ा सा लग रहा है कि घूम के गया है कर्व की तरह। तो आपसे बोला गया कि एक जो टावर है उस टावर के बॉटम से एक ही तरफ अगर देखा जाए कि स्ट्रेट लाइन पर कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट मतलब एक ही लाइन पर 3 पॉइंट्स हैं, उन तीनों पॉइंट से इस टावर के टॉप पे बनने वाला उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। अब बताना है तो बताओ AB इज टू BC क्या होगा। ये आपका रेशियो पूछा गया। क्या रेशियो पूछा गया? AB का BC के साथ रेशियो पूछा गया। अच्छा, अगर AB का BC के साथ रेशियो पूछा गया, लेंथ कहीं नहीं दिया गया है, और एंगल हमें पता है हर एक ट्रायंगल में तो आपको तीनों एंगल पता है, क्योंकि आपको पता है एक एंगल 90 डिग्री है और बाकी दो एंगल का सम जो एक 90 हो गया, तो बाकी दो एंगल जो होगा वो 90 डिग्री आना चाहिए। सम जोड़ने पर, ऐड करने पर, तो 60 है तो ये 30 होगा, 90 हो गया 45 है तो ये पूरा 45 होगा, 90 हो गया अगर ये 30 है तो पूरा 60 हो गया। मतलब तीनों एंगल पता है। और कौन से 30, 60, 90, 30, 60, 90, 45, 45, 90। तो हमें रेशियो पता पता कर सकते हैं, हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक पॉइंट से। हमें हाइट पता नहीं है, तो चलो अगर हाइट नहीं पता तो हमने एक रैंडमली मान लिया कि इसका हाइट कितना था। इसका हाइट रेशियो में हमने मान लिया, रेशियो के अकॉर्डिंग देखे तो हमने कहा कि 1 यूनिट था। इस जो टावर था उसका हाइट कितना था, हमने कहा कि 1 यूनिट था। अगर उस टावर का हाइट 1 यूनिट था तो आप एक एक स्टेप देखते जाओ। पहला पॉइंट कि अगर ये टावर का हाइट 1 यूनिट है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये पूरा कितना होगा, तो आप कहेंगे कि पूरा जो होगा ना वो 60 डिग्री होगा, पूरा 60 डिग्री होगा। तो 30 के सामने की साइड जो अगर आप देखें कि 1 है, 30 के सामने की साइड अगर 1 है तो 60 के सामने की साइड कितना होगी, √3 होगी। मतलब ये जो 60 डिग्री के सामने ये पूरा लेंथ आएगा ए से इसके बॉटम तक, वो √3 होगा। अच्छा, अगर ये पूरा अगर देखें इस बड़े ट्रायंगल में तो 30 के सामने की साइड 1 लिया है तो 60 डिग्री के सामने पूरा ए तक का डिस्टेंस, बॉटम से ए तक का डिस्टेंस √3 आ गया। क्या आपको ए बी पता चला? नहीं। ए बी पता कब चल जाएगा, जब आपको ये पता चल जाए। क्या पता चल जाए? जब लेंथ आपको पता चल जाए, बी से इस बॉटम का डिस्टेंस पता चल जाए, तो इस टोटल में से बी से बॉटम तक का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ए बी का लेंथ आ जाएगा। तो ए बी का लेंथ कैसे आएगा, तो मैंने आपको एक हिंट दिया, बताया कि कैसे आएगा। अब आप देखिए कैसे ए बी का लेंथ आ रहा है। अब आप देखिए कि अगर ये √3, अब दूसरा पॉइंट आते हैं। अब दूसरे ट्रायंगल में चलिए, जो पॉइंट बी से आपका ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है, अगर पॉइंट बी से अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे कि ये भी 45 डिग्री हो। कहां से कहां तक, तो ये आपका एंगल यहां से यहां तक, कहां से कहां तक, जहां से बनाया मैंने, ये रेड लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो आपका ये जो लाइन है 45 डिग्री वाली जा रही है, ये आपका जो लाइन है अगर इस ट्रायंगल को देखें तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, 45 होगा। और ये 45 डिग्री के सामने की साइड का लेंथ ये वाला पार्ट आएगा। और अगर ये वाला पार्ट निकालना है, हमें पता है 45 डिग्री के सामने की साइड का रेशियो देखें 1 है तो अगला 45 है। अगर एंगल बराबर है तो साइड बराबर होगी। तो 45 डिग्री के सामने 1 है तो इस 45 डिग्री के सामने आपका बी तक का जो डिस्टेंस है इसके बॉटम से, वो भी कितना होगा, 1 यूनिट होगा। ये भी 1 यूनिट होगा, ये 1 होगा, ये √3 हो गया। तो क्या आप बता सकते हैं ए बी कितना आया, तो हम कहेंगे हाँ, यहां पर तो बताया जा सकता है
ए बी कितना आया, तो ए बी आ गया कितना आपका, ये आ गया √3, टोटल √3 -1। तो ए बी का लेंथ आ गया √3 -1। ए बी का लेंथ कितना आ गया, √3 -1। अब हमें ए बी तो पता चल गया, हमें बी सी भी पता करना है। इन्हीं रेशियो के अकॉर्डिंग, अलग से रेशियो नहीं निकालेंगे, अलग से रेशियो मानेंगे नहीं। रेशियो निकालते चलेंगे लेकिन मानेंगे नहीं अलग से रेशियो। फिर से मैंने कहा कि इसी रेशियो के अकॉर्डिंग बीसी का लेंथ निकालना है। तो बीसी का लेंथ हमें निकालने के लिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता, अगर हमें ये वाला डिस्टेंस पता चल जाए तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये लेंथ आ जाएगा। कैसे आएगा, तो देखिए, चलिए तीसरे ट्रायंगल में चलते हैं। और तीसरा ट्रायंगल क्या है, तो आप देखिए कि तीसरे में 60 डिग्री के सामने 1 है, तो 30 डिग्री ये वाला जो एंगल आएगा ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 आना चाहिए। तो अगर हम देखें कि 60 के सामने 1 है तो 30 के सामने कितना होगा। अगर 60 के सामने 1 है, अगर आप ट्रायंगल में देखें कि अगर ये 1 है तो ये वाला कितना होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि जो 30 डिग्री के सामने एंगल होता है, मतलब 30 डिग्री एंगल के सामने की साइड होती है, 60 डिग्री के सामने की साइड में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 60 से 30 में जाने के लिए क्या करेंगे, तो √3 से डिवाइड करेंगे। ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो 60 के सामने 1 है तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा, तो आप कह पाएंगे 1/√3 होगा। तो बताइए बीसी का लेंथ क्या आएगा, आप बता सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे हाँ बीसी का लेंथ बता सकते हैं। और कितना आएगा, तो आप तुरंत कह पाएंगे कि बीसी का जो लेंथ आएगा वो आएगा, यहां तक देखें तो 1 है, 1 - 1/√3, 1 - 1/√3। और 1 - 1/√3 मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई करें 1 - 1/√3, 1 - 1/√3, तो ये आपका रिजल्ट जो आता है √3 - 1/√3 आता है। तो अगर आपको AB to BC निकालना है, अगर AB to BC मतलब AB/BC निकालना है, तो AB आपका लेंथ आ गया था √3 - 1, और BC जो आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो आपको पता चला ये वैल्यू आ रही है √3 - 1/√3, √3 - 1/√3, और अपान में, अगर अपान में है तो वो आपका चला कहां जाएगा, ऊपर इंटू √3। यानी अगर आप देखें तो ये कैंसिल, तो AB/BC इक्वल टू √3, और √3 मतलब √3/1, तो आपका आंसर हो जाएगा कि AB इज टू BC क्या होगा, तो आंसर दे पाएंगे √3 इज टू 1 होगा। AB इज टू BC क्या होगा, √3 इज टू 1 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 एंड 90 डिग्री के सामने की साइड का जो रेशियो होता है, अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आप डायरेक्टली आंसर जल्दी जल्दी से निकाल पाएंगे, अदरवाइज टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से करिए। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, लेकिन आपके छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स होते हैं, अगर आपको वो पॉइंट्स पता होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, ऑन द टॉप ऑफ अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ रेडियस r there stands a flag of height h meters from a point on the ground. The elevation of the top from the point of the ground, the elevation of the top of the flag is 30 degree. After moving a distance d towards the dome, when the flag is just visible, the elevation is 45 degree. The ratio of h to r is equal to, हिंदी में बात करें, r त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार गुंबद के शीर्ष पर एक h ऊंचाई वाला एक झंडा लगा है। तल के एक बिंदु से झंडे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। गुंबद की ओर d दूरी चलने के बाद जहां तक झंडा मात्र दिखाई देता रहे, उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तथा मतलब उसके बाद बोला गया यहां h और r का अनुपात किसके बराबर है, तो h और r का अनुपात ज्ञात करो। h और r का अनुपात ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अगर ध्यान से समझे, मेन पॉइंट ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या होता है कि आप क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन को समझते हुए अगर आप फिगर बना लेंगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। जब फिगर ही नहीं बन पाएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किस तरीके से रिलेट है आपका जो फिगर है, जिस तरीके से साइड रिलेट है, वो फिगर बिना फिगर के आप समझ पाए, ये मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिगर बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपको बोला गया है कि एक गुंबद है और गुंबद जो है वो अर्धगोलाकार है, और अर्धगोलाकार गुंबद है तो बना ही लेते हैं अर्धगोलाकार गुंबद। अब कितना सही अर्धगोलाकार गुंबद बना पाते हैं वो पता नहीं, चलो बन गया, ठीक ही बना है। अर्धगोलाकार गुंबद है, यह आपका बोला गया है अर्धगोलाकार गुंबद है।
अब ये जो आपको बोला गया अर्धगोलाकार गुंबद है, आपका कुछ ऐसे ही होगा, जैसे भी होगा। तो अब बोला गया कि इसके टॉप पे रेडियस आर, देयर इज ए स्टैंड ऑफ फ्लैग ऑफ हाइट h मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, यहां पर बोला गया है कि यहां पर बोला गया कि इसके ऊपर एक जो है फ्लैग लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है, और ये झंडा जो कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, ये आपका इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, देयर स्टैंड अ फ्लैग ऑफ हाइट h मीटर। जी, इसके ऊपर झंडा लगा हुआ है जिसकी हाइट बता दिया गया है h मीटर है। जो झंडा लगा है उसकी हाइट कितनी है, h मीटर है। इस गुंबद के ऊपर, अर्धगोलाकार जो गुंबद है, उस गुंबद के ऊपर h मीटर ऊंचाई का एक झंडा लगा हुआ है। और फिर बोला गया है देयर स्टैंड अ फ्लैग ऑफ हाइट h मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड मतलब जहां पर ये गुंबद बनी हुई है उसी पर देखें तो इस तरह से अगर हम यहां से लाइन मतलब सीधा बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो यहां पर एक पॉइंट है, फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्लैग इज 30 डिग्री। यहां से अगर मतलब बोला कि जो आपका गुंबद है जहां पर रखी है उसी जमीन पर आगे की तरफ जाते हैं, तो एक पॉइंट से जहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है वो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है 30 डिग्री, 30 डिग्री। बहुत बेसिक पॉइंट से ध्यान से समझना, अगर ध्यान से समझते हैं तो आपको दिक्कत नहीं हो सकती। थोड़ा सा बस आपको दिमाग यूज करना है, ज्योमेट्री का थोड़ा सा यूज है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा कि किस तरीके से है। फिर बोला गया है आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ d टुवर्ड्स दी गुंबद। अब आपसे बोला गया कि यहां से वो d मीटर डिस्टेंस दूरी चलता है, और ये चलता तो है d मीटर डिस्टेंस, लेकिन कहां तक चलता है, जहां तक चलने के बाद वो झंडे को देखता है तो वो जस्ट दिखाई देता है, मतलब वहां तक आएगा जहां तक ये झंडे का टॉप दिखाई दे रहा है, और उससे थोड़ा सा भी अगर आगे हुआ तो ये झंडे का टॉप नहीं दिखाई देगा। उसके बीच में ये आपका जो गुंबद है वो उसको ढक देगा, उसके पीछे छिप जाएगा, मतलब वो नहीं दिखेगा। तो आप देखिए कि अगर गुंबद कब तक दिखाई देगा, तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करें तो ये आपका कंडीशन, गुंबद नहीं, गुंबद के ऊपर जो झंडा है वो कब तक दिखाई देगा। तो यहां तक अगर हम आते हैं तो देखिए यहां तक आएंगे तो झंडा जो दिखाई देगा यहां से, और अगर यहां जैसे ही आएंगे तो यहां से देखेंगे तो ये जो साइट हमारी है देखने की जो क्षमता है वो अब आपका बीच में ये वाला पार्ट आ जाएगा और ये झंडा नहीं दिखाई देगा। पॉइंट ये आप समझ पा रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूं कि यहां तक तो झंडा दिखाई दे रहा है, यहां भी झंडा दिखाई दे रहा है, जब यहां देख रहे हैं तब भी झंडे का टॉप दिखाई दे रहा है। इससे थोड़ा सा भी आगे अगर आगे जाते हैं तो झंडा नहीं दिखाई देता, बीच में गुंबद आ जाता है, इसकी वजह से गुंबद का हिस्सा आ जाता है, इसकी वजह से। इससे आगे जाएंगे गुंबद नहीं दिखाई देगा। मतलब एक लाइन हमने कहा कि उस पॉइंट पर जहां से हम गुंबद के टॉप को देख रहे हैं, अगर वहां से लाइन ड्रॉ किया जाए तो इसका मतलब कंफर्म है कि वो लाइन इसके पॉइंट पर किसी एक पॉइंट से होकर के टच करते हुए आएगा। और अगर हम इससे आगे जाएंगे तो फिर गुंबद के बीच में आने की वजह से झंडा नहीं दिखाई देगा। तो डिस्टेंस ये वाला डी है, कहां तक, जहां तक पहुंचने तक डिस्टेंस, जहां तक पहुंचने तक गुंबद का जो पार्ट है वो कुछ ना कुछ दिखाई देता है, यहां पर पहुंचने पर उसका टॉप दिखाई देता है, जैसे ही उससे आगे आएंगे तो उसका टॉप क्या कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो ये कंडीशन आपको दी गई है, ये इंपॉर्टेंट था समझना कि कहां तक वो जाता है। अब आगे देखिए इसके बाद की कहानी है। अगर हम यहां से देखें कि ये जो आपका जहां झंडा लगा है इसके ऊपर और इसके सेंटर को मिलाते हैं, तो सेंटर को इस झंडे का जहां झंडा लगा वहां पर मिलाते हैं, तो ये आपका जो पार्ट होगा, ये जो लेंथ होगा, यही तो आपका रेडियस होगा, जो कि कैपिटल आर दिया गया है, कैपिटल आर दिया गया है। अब आप देखिए आगे चलते हैं, ये तो आपका 90 डिग्री। अब आगे देखते हैं, समझते हैं। अब यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बताया गया था, क्या दिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए, हां दिया गया था, जस्ट विजिबल द एलिवेशन इज 45 डिग्री। यहां से आपका 45 डिग्री था, और अगर ये 45 होगा तो हमें पता है कि ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट बन रहा है। तो 90 डिग्री एक है तो दूसरा एंगल 45 है, तो तीसरा एंगल भी 45 होगा। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो एक बात समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, तो पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी अगर सर्कल के अंदर, ये तो आपका गोल गुंबद की बात की गई, लेकिन फिर भी सर्कल के अंदर अगर हम देखते हैं, और सर्कल के अंदर अगर हमारा ये टेंजेंट है, ये पॉइंट डिस्कस करेंगे आपके साथ डिटेल से। कब डिस्कस करेंगे, जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब। तो जब आपका कोई सर्कल है या गोलाकार, ये हम कहते हैं गोला ही है, उसके ऊपर कोई आपका ऐसे रखा हुआ, लाइन रखा हुआ, या मतलब कुछ मार्कर ही रख दिया,
तो मार्कर इसको टच कर रहा होगा, तो हम कहते हैं कि यहां से उस पॉइंट को मिलाएंगे जहां पर ये लाइन टच कर रही है, तो ये हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। इसको एक क्लास पीछे कोई एक क्लास हमने पढ़ाया था, वहां पर भी बताया था, फिर भी मैं बता दिया यहां पर कि ये आपका परपेंडिकुलर होगा। तो हम ये देखेंगे कि ये जो लाइन आ रही है, जो इसको टच करते हुए एक पॉइंट पे जा रही है, ये जहां पर ये टच कर रही है उस पॉइंट को इसके सेंटर से मिलाएं। तो सेंटर से मिलाएं, तो सेंटर से मिलाने पर उस पॉइंट को जहां पर ये टच कर रहा है वो परपेंडिकुलर होता है। तो हमें पता चल गया कि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, इधर भी होगा परपेंडिकुलर। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो आप समझ पाएंगे कि ये 90 डिग्री हो गया। और अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। और पॉइंट ये है कि रेडियस r है, तो ये भी तो रेडियस ही है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस ये भी r है। और अगर ये r है तो हमें पता चल गया ये 90 डिग्री है, 45 के सामने r है, तो ये 45 के सामने ये जो लेंथ आएगी वो भी कितना होगी, तो आप कह पाएंगे कि जो लेंथ आपको दिखाई दे रही ये वाली, ये भी जो लेंथ आएगी ये भी r होगी। और अगर यहां तक आप समझ पाए तो क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। जो कंसेप्ट था, जो समझना था, वो मुझे बस यही बताना था, आपको समझाना था, और आप समझ पाए होंगे कि जब हम सेंटर से उस पॉइंट को मिलाते हैं जहां पर ये टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है परपेंडिकुलर, तो एक तरह से एक लाइन है साइट जो है वो, इसी को मैंने बोला है यहां पर लाइन ऑफ साइट। तो वो लाइन ऑफ साइट जो है वो जहां पर इसको टच कर रहा होगा, सेंटर से उस पॉइंट को मिलाएं तो परपेंडिकुलर होगा। और ये 45 हो चुका था, कैसे वो मैं बता चुका हूं, तो ये भी 45 होगा क्योंकि इन दोनों का सब 90 होगा अगर ये 90 है तो। और अगर 45 के सामने 45 डिग्री के सामने रेडियस r है, ये रेडियस है, तो इसके सामने ये r होगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि p का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण, जो 90 डिग्री के सामने होगा वो कर्ण का स्क्वायर, यानी r प्लस r का स्क्वायर हम कहेंगे। यहां पर क्या बनेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हुआ, तो आप कहेंगे कि ये हो गया 2r स्क्वायर इजिकल टू ये पूरा हाइट आपका जो कर्ण है आपका उसका स्क्वायर, मतलब h प्लस आर का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर इस पॉइंट को अगर आप रिलेट करें, समझें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो आपको समझ में आएगा। अगर दोनों की तरफ स्क्वायर लगा हुआ है तो उसको हटाना, स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। तो अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इधर आपका क्या बनेगा, तो आपको पता है इधर जो बनेगा, अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये r का स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो ये बनेगा √2r। वैसे भी अगर देखें r है तो ये पूरा जो होगा √2r होगा 90 डिग्री के सामने, क्योंकि 1 और √2 होता है, तो √2r इजिकल टू, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इजिकल टू h प्लस आर, h प्लस आर। और अगर r को यहां से कॉमन लें, इधर लाएं तो ये माइनस होगा, और r को कॉमन लें तो ये हो गया √2, क्योंकि ये इधर आएगा माइनस होगा, और माइनस होने के बाद अगर कॉमन लेंगे तो -1 इजिकल टू h, यानी h और r का रेशियो क्या आएगा, यहां से निकल के जो आ रहा है तो वो आ रहा है h बाई आर इजिकल टू √2 -1 और अपान 1। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम अपान 1 लिखते हैं। तो अब आपका यह आ गया कि जो रेशियो पूछा गया था h और r का, h और r का वो रेशियो क्या आएगा, तो h और r का रेशियो आएगा √2 -1 = 1, इस तरीके से, या फिर आप h बाई आर जो भी लिखना हो, वैसे आपका तो यहां पर निकल ही चुका है। तो जो भी है आपका 1 नहीं भी लिखा होता है, कभी कभी √2 -1 भी लिखा होता है, तो वो आपको देखना है, समझना है, क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाना है। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बेसिक पॉइंट हैं, लेकिन आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप समझ पाते हैं वो एक 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते चलेंगे, समझते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा क्वेश्चन को। और अगर ध्यान से समझते हैं तो क्वेश्चन जो दिखता है टफ है वो होता नहीं है। जैसे क्वेश्चन अगला जो है ना, वो क्वेश्चन है अ बैलून लिफ्ट फ्रॉम अ पॉइंट P rises at an uniform speed after 6 minutes and observer situated at a distance of 450 √3 meters from point from 450 √3 meters from a point P, observe that an angle of elevation of the balloon is 60 degree. Assume that point of observation and the point P are on the same level. What is the speed of the balloon? अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को हिंदी में देखें तो हिंदी में मतलब यह है, बिंदु P से एक गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता है जो एक समान गति से बढ़ता है। 6 मिनट के बाद बिंदु P से 450 √3 मीटर की दूरी पर स्थित एक निरीक्षक देखता है कि गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान ले कि निरीक्षक और बिंदु P एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं,
तब गुब्बारे की गति मीटर प्रति सेकंड में क्या है। अच्छा, अब आप देखिए क्वेश्चन जो भी है, पहला काम फिगर तुरंत बनाना है। जैसे फिगर बनेगा फिर आप अगला प्रोसेस सोचना स्टार्ट कर देंगे। फिगर नहीं बनाएंगे तो वहां पर आपको दिक्कत आ जाएगी, नहीं कर पाएंगे उतना आसानी से, फिर दिमाग लगाते रह जाएंगे और एक पॉइंट तो आपके दिमाग में सेट होता नहीं है। इतने सारे पॉइंट्स कहां से आप दिमाग में रख पाएंगे कि कौन सा साइड, कौन सा रेशियो, कहां से आप रिलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बैलून है, एक गुब्बारा है जो कि uniform a balloon lifts from a point P rises at point P after 6 minutes observed distance of, ठीक है, एक पॉइंट P पर बैलून को लेफ्ट किया जाता है, छोड़ा जाता है। P डिस्टेंस पर आपका ये P पॉइंट से इस पॉइंट पर एक गुब्बारा जो है वो छोड़ा जाता है, और गुब्बारा जो छोड़ा जाता है वो हाइड्रोजन से भरा हुआ है। हम मान के चलें, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि हवा बह रही है और गुब्बारा बहेगा, तो हम मान के चलेंगे कि वो गुब्बारा ऊपर की तरफ सीधा जा रहा है, वर्टिकल ऊपर जा रहा है। तो ये वर्टिकल ऊपर की तरफ जाता है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, उसके बाद कहीं पर तो पॉइंट होगा, कहीं पर पहुंचा था, तो इसके बाद बोला गया कि 6 मिनट के बाद, मतलब आफ्टर 6 मिनट, 6 मिनट्स जो है वो ऊपर की तरफ गया, और 6 मिनट के बाद यहां पर मैंने कहा कि पहुंच गया है वो गुब्बारा कितना ऊपर पहुंच गया है, 6 मिनट में जितना डिस्टेंस वो कवर कर सकता है उतना ऊपर पहुंच चुका है। फिर बोला गया कि उस P बिंदु से कुछ दूरी पर स्थित, कुछ दूरी पर नहीं, डायरेक्टली बोला गया है 450√3 मीटर की दूरी पर स्थित। अगर मीटर नहीं लिखा है तो मैं पहले ही बता दूं कि यहां पर 450√3 मीटर डिस्टेंस की दूरी पर स्थित बोला गया है। 450√3 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से एक ऑब्जर्वर, एक निरीक्षक देखता है, यहां से एक निरीक्षक देखता है उस गुब्बारे को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन वहां से बोला गया है कितना है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया है कि 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बताया गया है, तो आपको यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बताया गया है 60 डिग्री है। यही तो बोला गया है, आप देख सकते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून इज 60 डिग्री। तो जमीन पर जहां पर वो P पॉइंट से छोड़ा गया था बैलून, 6 मिनट के बाद वो ऊपर गया, लेकिन उस 6 मिनट के बाद जब वो ऊपर गया था, तो आफ्टर छोड़ने के 6 मिनट बाद उस पॉइंट से जहां से गुब्बारा छोड़ा गया था उससे 450√3 मीटर की दूरी से एक ऑब्जर्वर जो है वो देख रहा है गुब्बारे को, तो देखता है, तो उसको क्या बोला गया कि वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है। मतलब उस ऑब्जर्वर को गुब्बारे को देखने के लिए 60 डिग्री ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है। तो बताइए गुब्बारे की स्पीड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बैलून, तो गुब्बारे की गति क्या है जिस गति से वो ऊपर जा रहा है। पॉइंट यह है कि अगर हमें पता चल गया कि ये टाइम हो गया आपका 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर ये पता चल जाए तो हमारा फॉर्मूला जो लिखा जाता है, स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम आवर्स में रखते हैं, तो किलोमीटर पर आवर्स, डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकेंड में लिखते हैं, तो मीटर पर सेकेंड स्पीड आता है, जो अभी आपको पता चल जाएगा। अब आप आइए यहां पर कि अगर ये 90 डिग्री तो आपका ये है, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री के सामने की साइड का रेशियो जो होता है, और 60 डिग्री के सामने जो साइड होती है, तो 30 डिग्री के सामने की साइड जितना भी होती है, 60 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसका √3 टाइम्स होती है, मतलब इंटू √3 करेंगे तो आएगा। 30 डिग्री के सामने 450√3 है, मतलब अगर ये 1 रेशियो होगा तो ये कितना होगा √3 रेशियो, और 1 रेशियो इतना है तो √3 रेशियो आप करेंगे 450√3 इंटू √3, और 450 इंटू √3 मतलब ये देखें मल्टीप्लाई करें तो ये 3 हो जाता है, और ये आ जाएगा कितना 450 इंटू 3। मतलब जो गुब्बारा है वो 6 मिनट में कितनी ऊंचाई पर गया है, तो 450√3 मीटर की ऊंचाई पर गया है। कितनी ऊंचाई पर गया है, तो आप कह पाएंगे 450 इंटू 3 मीटर की ऊंचाई पर गया, ना कि √3, तो 450 गुणे 3 मीटर की ऊंचाई पर वो पहुंच चुका है 6 मिनट में। तो आपको ये पता चल गया कितना डिस्टेंस कवर किया 6 मिनट में, तो इतना कवर किया। तो स्पीड इज इक्वल टू 450 इंटू 3 अपॉन टाइम जो है वो मिनट में है, क्योंकि ये मीटर में है तो ये सेकेंड में लिखना पड़ेगा, तो इंटू कर देंगे 60। मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, जिससे हमारा स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड में आए। तो अब आप देखिए यहां पर जीरो कैंसिल, अगर हम यहां देखें तो 3 से ये 2 बार गया और 2 बार गया, उसके बाद अगर आगे देखें तो 3 से 2 टाइम्स और 3 से 15 टाइम्स, यानी 15/4, और फाइनल रिजल्ट आ गया 15/4, दैट विल बी 3.75
मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितना आ गई उस गुब्बारे की जिस गति से वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 3.75 मीटर पर सेकेंड। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अगर आप ध्यान से करते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए, पर छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं उन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, और वो पॉइंट क्या है वो मैंने थोड़ा सा बताया। और अगले क्वेश्चन के थ्रू अगला एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें आपको स्पीड निकालने के लिए बोला जाता है। जैसे क्वेश्चन है, ए हाइड्रोजन फिल्ड बैलून असेंडिंग एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर्स वाज ड्रिफ्टेड बाय विंड। Its angle of elevation at 10th and 15th minute were found to be 60 degree and 45 degree respectively. The wind speed during the last 5 minutes approximately is equal to। तो अब आप देखिए इसका हिंदी में मतलब क्या है, क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है हिंदी में। तो हिंदी में बोला गया 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से ऊपर की ओर उड़ता हुआ हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा हवा से इधर उधर हो जाता है। 10वें मिनट में और 15वें मिनट में 10वें मिनट और 15वें मिनट पर देखा गया कि इसका उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री था। अंतिम 5 मिनट के दौरान हवा की गति लगभग क्या थी? अंतिम 5 मिनट के दौरान हवा की गति लगभग क्या थी? एक तो पॉइंट अभी इस क्वेश्चन में, इससे पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें तो हवा चल ही नहीं रही थी क्योंकि दिया नहीं गया था, तो हमने कहा कि कोई मतलब नहीं है, हमने कहा सीधा ऊपर जाएगा। अब की बार यह बोला गया है कि हवा की वजह से वो इधर उधर भी होता है, और 10वें मिनट 15वें मिनट में वो एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया गया है। आप ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा है। चलो ठीक है, हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा है, किसी पॉइंट से वो उड़ना स्टार्ट करता है, मतलब उसे छोड़ दिया जाता है जमीन पर। किसी बिंदु, कोई एक बिंदु होगा, उस बिंदु से वो छोड़ दिया गया। अब जब उस बिंदु से छोड़ा गया तो वो ऊपर की तरफ जा रहा था। किस गति से जा रहा था? 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा था। और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तो जा ही रहा था, लेकिन हवा बह रही थी, और हवा बहने की वजह से वो जिधर की तरफ हवा, जिस डायरेक्शन में हवा बह रही थी उस डायरेक्शन में खिसकता चला गया धीरे धीरे। ऊपर तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा था, लेकिन हवा की जो स्पीड है वो हवा अपनी स्पीड से उसको धक्का देके एक साइड ले जा रही थी जिधर की तरफ वो हवा बह रही थी। तो आइए देखते हैं क्या होता है। बोला गया है कि जब यह हवा की वजह से, जैसे अगर ये उड़ता तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऊपर उड़ता, लेकिन हवा की वजह से वो हवा इधर की तरफ धक्का दे रही तो इधर बढ़ता जा रहा है। तो हवा की वजह से 10वें मिनट और 15वें मिनट में उस पे जो बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है यहां से, वो बोला गया है कितना कितना डिग्री है, 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो अब देखिए कि यहां से अब वो ऊपर की तरफ जाने की जगह वो आपका क्या हुआ कि हवा धक्का मारी है तो ऊपर भी जा रहा है और साइड में भी जा रहा है, तो कुछ इस तरीके से वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है, हवा की वजह से थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो रहा है, खिसकता जा रहा है, तो बोला गया कि 10वें मिनट और 15वें मिनट में, 10वें मिनट में और 15वें मिनट में, तो चलिए यहां से हमने कहा कि ये जो आपका गुब्बारा यहां तक आ गया। 10वें मिनट में मैंने कहा कि 10 मिनट के बाद यहां पर आ गया है। 10th मिनट में, 10th मिनट के बाद, 10th मिनट पर वो गुब्बारा जो था वो कहां था? इस पॉइंट पर था। तो इस पॉइंट पर था 10th मिनट के बाद, तो हमें पता है कि वो 10 मिनट तक ऊपर की तरफ तो जा ही रहा है और वो हवा की वजह से भी खिसक रहा है। तो 10 मिनट में वो कितना ऊपर की तरफ गया होगा? तो आप चेक करिए, यहां से एक लाइन ड्रॉ किया, जमीन से कितनी ऊंचाई पर होगा। अगर वो हवा नहीं बहती, अगर हवा नहीं बहती तो वो इतनी ही ऊंचाई पर आपका सीधा इसके ऊपर होता। जितना ऊंचाई पर इस समय है 10वें मिनट में, उतनी ही ऊंचाई पर होता, लेकिन डायरेक्टली वर्टिकली ऊपर होता। हवा की वजह से थोड़ा सा खिसका हुआ है, दूसरे साइड वो हवा अपनी गति से और खिसका दे रही है। तो वो 10वें मिनट में जब ऊपर गया है तो कितना ऊपर गया है? तो इसकी स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर्स। 18 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से वो जा रहा है। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस आपका कितना होगा? 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पीड हो गया, और टाइम कितना? 10वें मिनट, यानी 10 मिनट। क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर्स में है तो पर आवर्स है तो टाइम आवर्स में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 60, तो आवर्स में कन्वर्ट किया और ये कितना आ गया? 3 किलोमीटर। मतलब ये हमें पता चला कि 10वें मिनट में वो गुब्बारा जमीन से कितनी ऊंचाई पर जा चुका है, तो आप कहेंगे कि 3 किलोमीटर। ये मत कंफ्यूज होना कि वो डिस्टेंस ये वाला 3 किलोमीटर होगा, क्योंकि आपको बताया गया कि गुब्बारा 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 10 मिनट में 18 की स्पीड से ऊपर की तरफ कितना डिस्टेंस कवर करेगा?
3 किलोमीटर। अगर वो हवा नहीं बहती तो सीधा इसके ऊपर 3 किलोमीटर ऊपर यहां पर होता, लेकिन हवा बहने की वजह से ये 3 किलोमीटर ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, हवा अपनी स्पीड से इसको खिसका रही है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है यहां पर कि ये वाला 3 किलोमीटर होगा, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। जो मैंने पॉइंट समझाने की कोशिश की है आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। फिर बोला गया 15वें मिनट में, तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया गया था, कितना दिया गया था, तो आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया है, तो 60 डिग्री दिया गया है। बोला गया 15वें मिनट में जो 45 डिग्री हो जाता है। अब 15वें मिनट है तो वो ऊपर तो जा ही रहा है, उसके अलावा वो खिसक भी रहा है, तो अब आपका कुछ इधर आ गया होगा, मान लिया मैंने यहां पर आ गया। 15वें मिनट में वो यहां पर आ गया है 15th मिनट में। 15th मिनट में कहां पर आ गया, जहां पर मैंने फिगर के थ्रू बनाने की कोशिश की है, समझाने की, यहां पर आ गया 15वें मिनट में। तो मैंने इस लाइन को सीधा बढ़ा दिया। आप देखिए कि अगर ये 10वें मिनट पर था और ये 15वें मिनट पर था, तो हवा ने 5 मिनट में ये तो डिस्टेंस कवर किया है ना। हवा ने 5 मिनट में इतना शिफ्ट किया है उस गुब्बारे को, हवा की वजह से इतना शिफ्ट हुआ है 5 मिनट में। और अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया है उस गुब्बारे पर इसी पॉइंट से, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है कितना, 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया 45 डिग्री। और ये पूरा कितना था, तो वो आपको मैंने बताया कि ये पूरा जो था वो 60 डिग्री था। अब आगे जाते हैं, आते हैं, आगे जाते हैं, आते हैं, जो भी बोल रहे हैं, तो ये आपका पूरा 60 है, ये 45 है। अब छोटा सा पॉइंट आप समझना इस पॉइंट को ध्यान से कि ये 45 है, और अगर 15वें मिनट में देखें तो कितना ऊपर चला गया, ये तो आपका हुआ कि 3 किलोमीटर ऊपर जा चुका है। 15वें मिनट में कितना ऊपर जाएगा, तो आप बताइए 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर वो टाइम चला 15 डिवाइडेड बाई 60 मिनट्स है, तो आवर्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर्स में है, तो ये कितना आ रहा है 4.5 किलोमीटर। तो ये आपका आ गया कि 4.5 किलोमीटर ऊपर की तरफ गया है। कितना ऊपर की तरफ गया है, तो आप कह पाएंगे 4.5 किलोमीटर ऊपर चला गया है जमीन से वो गुब्बारा 15वें मिनट में, लेकिन शिफ्ट होता जा रहा है हवा की वजह से। तो अब बताइए 10वें मिनट में यहां पर था 3 किलोमीटर ऊपर, 15वें मिनट में यहां पर था 15 किलोमीटर ऊपर, तो ये कितना शिफ्ट हुआ। अगर आप देखें कि 5 मिनट में ये गुब्बारा कितना शिफ्ट हुआ है, अगर ये पॉइंट समझना चाहते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, और 60 डिग्री के सामने की साइड जो आपका दिया गया है, 30 डिग्री के सामने की साइड का लेंथ पता है, नहीं पता है। ये लेंथ आप बता पाएंगे क्या, हाँ बता पाएंगे, लेकिन आपको पता है 60 डिग्री के सामने, 60 के सामने जो √3 की वैल्यू है वो कितना दी गई है, अगर आप वहां से देखें तो 3 किलोमीटर दी गई है, 3 किलोमीटर। √3 की वैल्यू 3 किलोमीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे डिवाइड करेंगे तो 3/√3, तो ये आपका आता है √3। √3 कैसे आता है, क्योंकि ये √3 इंटू √3 3 होता है, तो √3 आएगा, मतलब ये जो लेंथ आ गई √3 किलोमीटर आ गई। हमें ये पता करना है कि जो हवा की वजह से 5 मिनट में डिस्टेंस कवर किया गया वो कितना है। अगर वो पता चल जाए तो आंसर निकल जाएगा। आते हैं आगे, अगर मैं ये पूरा डिस्टेंस पता करूं तो क्या बता सकता हूं मैं यहां पर, तो हम कहेंगे हाँ बता सकते हैं। मैं क्या, आप भी बता सकते हैं, सब लोग बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो जब दो एंगल बराबर हो गए हैं तो उनके सामने की लेंथ भी बराबर होगी, साइड की लेंथ भी बराबर होगी। 45 के सामने 4.5 है, तो 45 के सामने ये पूरा जो होगा वो भी कितना होगा 4.5 किलोमीटर। तो ये जो लेंथ आएगा वो कितना लेंथ आएगा, तो आप कह पाएंगे कि ये जो लेंथ है ये लेंथ आएगा 4.5 माइनस √3 किलोमीटर। और अब आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द विंड, हवा की गति। तो हमें पता चल गया कि हवा ने 10वें 15वें मिनट, मतलब 10वें मिनट पर यहां गुब्बारा था, इसके ऊपर था, 15वें मिनट पर इसके ऊपर था, यानी 5 मिनट में ये शिफ्ट कितना किया है गुब्बारा, इस साइड देखें हॉरिजॉन्टली, तो 5 मिनट में यह हवा की वजह से शिफ्ट किया है कितना, 4.5 माइनस √3 किलोमीटर शिफ्ट किया है। तो स्पीड बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो स्पीड बराबर आ जाएगा डिस्टेंस 4.5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई, किलोमीटर में है, डिवाइडेड बाई मिनट है, तो मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। तो अगर 5 डिवाइडेड बाई 60 होगा तो वो ऊपर जाएगा, यानी 5 से 12 टाइम। तो ये आ गया 4.5 माइनस √3, और माइनस √3 अगर मैं अप्रोक्स लेकर के चलूं कि माइनस √3 की वैल्यू, अगर √3 की वैल्यू अगर मैं लेके चलता हूं 1.7374 जो भी है 1.73, अगर मैं लेके चलूं 1.73 √3 की वैल्यू, तो 4.5 माइनस
1.73 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 10 से 3 गया 7 और 14 7 और ये कितना आएगा 2.77, यानी ऊपर कितना आ गया, तो आप कहेंगे 2.77 इंटू 12। ये अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 2.77 इंटू 12 और मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अप्रोक्सीमेटली निकालना है तो आप चाहो तो 2.77 को 2.8 भी लिख सकते हैं, लेकिन रहने देते हैं। तो 12 7 जा 84, 12 7 जा 84, मैं सही हूं ना, हाँ ठीक है, 12 7 जा 84, 8 कैरी ओवर, 84 प्लस 8 92, 9 कैरी ओवर और 12 2 जा 24 प्लस 9 33.24 किलोमीटर पर आवर्स, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 33.24। जो भी ऑप्शन होगा इसके नजदीक वो आंसर आपका होगा। और आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें ऑप्शन जो था वो 33 जो था वो ऑप्शन पास था, तो हम कह पाएंगे कि जो अगर ऑप्शन होता तो डायरेक्टली देख पाते कि कौन सा इसके पास है, तो सीधा सीधा हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली लगभग जो है वो 33 के पास है, तो हम कहेंगे कि 33 किलोमीटर पर आवर्स उस हवा की गति थी जिसकी वजह से वो शिफ्ट होता जा रहा था गुब्बारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन है अ बैलून मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पासेज वर्टिकली अबाउट 2 पॉइंट्स A and B on a horizontal plane 100 meters apart. When above A it has an altitude 60 degree as seen from B, and when above B 30 degree as seen from A. Find the distance from A of the point at which it will strike the plane. हिंदी में अगर बात करें, थोड़ा सा टूटी फूटी हिंदी में ही बता पाऊंगा, थोड़ा खतरनाक तरीके से ही है। तो क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा ध्यान से समझे, कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी। एक सीधी रेखा में चलने वाला एक गुब्बारा 100 मीटर अलग अलग, ये कुछ ऐसा है, मैं इसको इसी तरीके से समझाता हूं कि बोला गया एक सीधी रेखा में चलने वाला गुब्बारा एक पॉइंट, वो क्या है कि एक पॉइंट ए है और बी है, दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में 100 मीटर का दूरी है। जब वो गुब्बारा, ये बोला गया 2 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर, 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, और वो जो गुब्बारा है वो एक सीधी लाइन में चल रहा है। सीधी लाइन में चल रहा है कि मतलब अगर ये इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसी एंगल पर वो नीचे की तरफ जा रहा है, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसी एंगल पर ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो वो हॉरिजॉन्टली ही सीधी रेखा में जा रहा है। तो ये पॉइंट आपका स्ट्रेट लाइन की बात की गई है। किसी जमीन पर स्थित 2 बिंदु हैं ए तथा बी, जिनके बीच का दूरी 100 मीटर है। जब वो गुब्बारा बिंदु ए के ऊपर था तो बिंदु बी से उस गुब्बारे पर बनने वाला उन्नयन कोण 60 डिग्री था, और जब वह गुब्बारा बिंदु बी पर था, सॉरी, जब वह गुब्बारा ए पर था तब बिंदु बी से बनने वाला उन्नयन कोण, गुब्बारे पर बनने वाला उन्नयन कोण 60 डिग्री था, और जब वह गुब्बारा बी के ऊपर था तो बिंदु ए से उस गुब्बारे पर बनने वाला उन्नयन कोण 30 डिग्री था। ए और बी बिंदु पर नहीं था, ए और बी बिंदु के ऊपर था, यह ध्यान रखना। जब वो गुब्बारा बी पर बिंदु बी के ऊपर था तो बिंदु ए से उस गुब्बारे पर बनने वाला उन्नयन कोण दिया गया है, और जब वो गुब्बारा बिंदु ए के ऊपर था तो बिंदु बी से उस गुब्बारे के ऊपर बनने वाला उन्नयन कोण दिया गया है, और ए और बी के बीच में दूरी बताई गई है 100 मीटर है। तो बताना यह है कि कितने बिंदु ए से कितनी दूरी पर वह गुब्बारा जमीन से टकराएगा। इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन में तो आ रहा है, जमीन से टकराएगा कब, जब वो ऊपर, हमें पता है कि वो ऊपर उड़ रहा है, और जमीन से टकराने का मतलब वो सीधी रेखा में तो नहीं जा रहा होगा, वो कहीं ना कहीं कुछ नीचे की तरफ आ रहा होगा, तभी तो जमीन से टकराएगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। ये नहीं कि थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे गया, थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे गया, ये कंडीशन नहीं, आपको स्पष्ट शब्द में बोल दिया गया है कि वो गुब्बारा स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जा रहा है। फिलहाल जमीन से टकराने की बात की गई है, मतलब हमें यह पता होना चाहिए कि जमीन से टकराएगा कब, जब वो नीचे की तरफ आ रहा हो तो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। तो बोला गया 2 बिंदु हैं ए तथा बी, चलिए मैं बिंदु ए और बी बना दिया, ये बिंदु ए हो गया और दूसरा बिंदु हो गया बी, ए तथा बी बिंदु ले लिया हमने। अब ये गुब्बारा इधर की तरफ नीचे की तरफ टकराएगा या इधर की तरफ, वो देखते हैं। वो कैसे पता चलेगा, वो फिगर बना के ही पता चलेगा, समझ में आ जाएगा। बोला गया कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये बताया गया बिंदु ए तथा बी के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर। बिंदु ए तथा बी के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर बता दिया गया है, ठीक है। अगर 100 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस है तो आगे बोला गया है जब वह गुब्बारा बिंदु ए पर था, जब बिंदु ए के ऊपर था, बिंदु ए के ऊपर था,
कुछ ऊपर रहा होगा, पता नहीं कहां रहा होगा। मैंने कहा कि यहां पर था। जब ये गुब्बारा बिंदु ए के ऊपर था तो बिंदु बी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो बताया गया कि बिंदु बी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था, 60 डिग्री दिया गया है। कि जब ये गुब्बारा बिंदु ए के ऊपर था तो बिंदु बी से उस गुब्बारे के ऊपर बनने वाला जो एंगल था वो 60 डिग्री था, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। और फिर बोला गया कि जब वह गुब्बारा बिंदु बी के ऊपर था तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया तो वो 30 डिग्री था। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया कहां से, बिंदु ए से, कब, जब गुब्बारा बी के ऊपर था तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। यानी ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं देखना पड़ रहा है, मतलब नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है पहले के कंपेयर में इसका मतलब वो नीचे की तरफ आया है। तो हमें पता चल गया यहां पर गुब्बारा ये था आपका बिंदु ए पर जब था तो वो ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा था 60 डिग्री, और बिंदु ए पर था तो बिंदु ए पर था तो बी से 60 डिग्री ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा था। और जब बिंदु बी के ऊपर था तो ए से 30 डिग्री ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा, मतलब वो गुब्बारा नीचे की तरफ आ रहा है। तभी तो हम थोड़ा सा अपनी आंखों को, नजरों को झुका के देख रहे हैं। तो इस तरह से देखें, आगे बढ़ें और क्वेश्चन को समझते हुए चलें तो हमें पता चल गया कि गुब्बारा वो नीचे की तरफ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन, मतलब आपका ऐसे करके नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये नीचे की तरफ आ रहा है तो एक पॉइंट आएगा जहां पर वो गुब्बारा जमीन पर टकराएगा, और जमीन पर टकराएगा, अंधेरे में जा रहे हैं तो थोड़ा सा इसको नीचे और बना लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपको दिया गया है कि 30 डिग्री था, ठीक है, मतलब गुब्बारा ऐसे, ताकि समझ में आए कि कहां से कहां टकरा रहा है। तो ये गुब्बारा ऐसे आ रहा है, वो जमीन पर जाके टकरा जाएगा ऐसे करके। तो ये पॉइंट आपको समझना है कि कितना दूरी पर टकराएगा, बिंदु कहां से। तो ये चलो गुब्बारे को हम टकराना है कहां पर, जमीन पर टकराना है, तो बनाते जाते हैं, फिगर समझते जाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं। अब आप देखिए पॉइंट कि अगर ये आप देखो 100 मीटर है, कौन सा, यहां से मैं इस ब्लैक कलर से दिखा दूं आपको कि ये ट्रायंगल में मैं जा रहा हूं। इस ट्रायंगल में एक एंगल 60 डिग्री आपको दिख रहा है। अच्छा, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री, और ये तो 90 डिग्री है ही। अब अगर ये 30 डिग्री होगा तो हमें पता है 30 के सामने 100 है तो 60 के सामने क्या होगा, तो ये जो लेंथ आएगी वो लेंथ आएगी 100√3 मीटर। कितना आएगी, 100√3, क्योंकि 30 के सामने जो भी साइड होती है, 60 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसका √3 टाइम्स होगी, तो 100√3 मीटर। अच्छा, अगर हम इस ट्रायंगल में आए, कौन सा, जो कि ग्रीन कलर से देख रहे हैं आप, यहां पर देख पा रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में अगर आपका ये पता चल गया कि ये 30 डिग्री ये दिया गया है क्वेश्चन में, तो ये आपका कितना होगा, 60 डिग्री। अच्छा, अगर इस ट्रायंगल में देखें कि 30 के सामने की साइड नहीं दिया है ना, 60 डिग्री के सामने साइड दिया है, यानी 60 के सामने की साइड कितना दिया गया है, तो आपको पता है कि 100 दिया गया है। तो 30 के सामने की साइड कितनी आएगी, 100/√3 डिवाइड करके चेक कर लीजिए। तो 30 के सामने की जो साइड आएगी वो आ जाएगी 100/√3 मीटर। अच्छा, यहां से अगर देखें, छोटा सा पॉइंट है, अगर ध्यान समझें कि कितना नीचे आया गुब्बारा नीचे कितना आया, अगर देखें, अगर एक तरह से देखें यहां पर, तो गुब्बारा नीचे कितना आया, यहां से यहां तक आ चुका है, और हमें लाना है यहां से यहां तक। तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं, हो सकता है कि ये देखने में न लगे इतना आसान, लेकिन समझिए ध्यान से। आप ये बताइए कि गुब्बारा जो था वो यहां से ए से बी, मतलब 100 मीटर डिस्टेंस आगे की तरफ बढ़ा, ए से बी तक गया, मतलब 100 मीटर आगे गया है, तो कितना नीचे आया है। तो आप कहेंगे कि नीचे कितना आया है, तो नीचे आया है वो यहां से यहां जाने में वो नीचे कितना आया है, 100√3 माइनस 100/√3, 100/√3 कितना नीचे आया है यहां से यहां, तो हमें पता चल गया 100√3 है। टोटल में से अगर ये हटा दें तो ये नीचे कितना आया गुब्बारा वो पता चल जाएगा, ये कितना आया नीचे, तो आप कहेंगे 200/√3 मीटर। अब आप आइए यूनिटरी मेथड पे, 200/√3 मीटर नीचे आता है गुब्बारा, उतना आने में कितना समय लगता है उसे, कितना आगे इधर कितना दूरी आगे बढ़ जाता है, तो देखिए 200/√3 मीटर वो नीचे गुब्बारा आया है, तो कितना आगे निकल चुका है, ए से कितनी दूरी पर जाकर के वो इतना डिस्टेंस अगर नीचे आता है तो कितना दूरी आगे बढ़ चुका है, तो 100 मीटर आगे बढ़ चुका है। यानी अगर केवल 1 मीटर नीचे लाना होता, केवल 1 मीटर नीचे लाना होता, तो कितना वो गुब्बारा आगे की तरफ बहता, आगे की तरफ बढ़ता। सिंपल लॉजिक मैं समझा रहा हूं, समझना ध्यान से कि यहां से यहां तक मतलब कितना 200/√3 मीटर नीचे आया है, ऊपर जितना था वहां से 200/√3 मीटर जमीन की तरफ आया, नीचे आया, तो कितना आगे निकल चुका है, ए से कितनी दूरी तक तय कर चुका है, तो 100 मीटर। तो इतना नीचे आने के लिए इतना मीटर चल चुका है। 1 मीटर नीचे अगर आता तो कितना मीटर आगे निकल चुका होता, तो हम कहते हैं 100 डिवाइडेड बाई 200
इंटू बाई रूट थ्री है वो इंटू रूट थ्री हो जाता, यानी आपका आ जाता रूट थ्री बाई 2 मीटर। ए से रूट थ्री बाई 2 मीटर आगे की तरफ आ जाता जब अगर वो केवल 1 मीटर नीचे आता। और अगर आपको जमीन पर टकराना है, जमीन पर टकराएगा कब? जब वो गुब्बारा जमीन पर टकराएगा तो अब बताइए कितनी हाइट नीचे आ जाएगा। अगर वो गुब्बारा जमीन पर टकराएगा इसका मतलब वो कितनी हाइट नीचे आएगा? जितना ए से ऊपर है उतना नीचे अगर आ जाएगा तो वो जमीन पे टकरा जाएगा। तो ए की हाइट से मतलब ए से जितना ऊपर है अगर उतना नीचे लाना है तो कितना नीचे लाना है कि जमीन पे टकराए? तो आप कहेंगे 100 रूट 3। तो 100 रूट 3 मीटर अगर नीचे आ जाएगा तो जमीन से टकराएगा, तो 100 रूट 3 मीटर नीचे आने में उसे कितना ए से दूरी तय करना पड़ जाएगा? बेसिक एकदम यूनिटरी मेथड की बात कर रहा हूं कि आपको पता चल गया 1 मीटर नीचे आने के लिए वो ए से कितना दूरी तय करता है, कितना दूर निकल जाता है बी की तरफ, रूट 3/2 मीटर। और लाना है जमीन से टकराना है, इसका मतलब उसको कितना नीचे आना है? 100 रूट 3 मीटर नीचे लाना है। 100 रूट 3 मीटर नीचे लाना है तो कितना आगे निकल चुका होगा ए से? तो आप कहेंगे रूट 3/2 इंटू 100 रूट 3, जो कि आपका रिजल्ट आ रहा है 2 से देखें तो 50, रूट 3 इंटू रूट 3, 3 इंटू 50 इज इक्वल टू 150 मीटर। मतलब आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए ऑफ द पॉइंट एट विच इट विल स्ट्राइक द प्लेन। जब वो गुब्बारा जमीन से टकराएगा तब तक वह ए से कितना दूरी तय कर चुका होगा? तो आपका आंसर कितना आएगा? 150 मीटर। तो आज की क्लास में जो कि क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा, और आगे की क्लास में भी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अभी हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको समझाना है। फिलहाल आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।